Assalamualaikum students, welcome back to my channel. Hope so you are all fine. We are on our chapter number 2 which comes to an end after this lecture. In the last lecture we will discuss about isotopes and atomic mass and atomic number and its masses. The topic isotopes is still pending. Today we will complete it inshallah. So application of radioactive isotopes, ionization of atoms by radioactive isotopes and relative atomic mass and its calculation etc. आज का ये हमारा लेक्चर है. तो लेट्स स्टार्ट. एप्लीकेशन ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स. पहले हमने पढ़ा था आइसोटोप्स, उसके बाद हमने पढ़ा था रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स. अब हम उसके बाद आई गेस एक और टॉपिक था, हाँ, उसके बाद अब हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे. तो एप्लीकेशन में आता है रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स. एप्लीकेशन हम कहते हैं यूजेस को. एक्चुअली यूज़ और एप्लीकेशंस एक ही बात होती है, तो ये हम इसके यूजेस भी कह सकते हैं. रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स आर यूजफुल इन द मेडिकल इमेजिंग. टेक्नेटियम 99 is used for the diagnostic imaging across human organs like brain, lungs, etc. ये जो रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स है ना, इसको हम मेडिकल फील्ड में यूज़ करते हैं. जैसे टेक्नेटियम है, ये हम यूज़ करते हैं ह्यूमन ऑर्गन को चेक करने के लिए या उसके डायग्नोज के लिए. ब्रेन, लंग्स मतलब ऑर्गन, ह्यूमन ऑर्गन्स के लिए यूज़ करते हैं. डॉक्टर यूज़ स्पेशल कैमरा टू वॉच हाउ रेडियोएक्टिव फ्लूइड मूव. डॉक्टर्स एक स्पेशल टाइप का कैमरा यूज़ करते हैं कि ये रेडियोएक्टिव जो फ्लूइड है ये मूव किस तरह कर रहा है. ठीक है. अब आप लोग कहेंगे ये कैमरा ये जाता किस तरह. एक्चुअली इसको इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है पेशेंट में. एक बहुत ही छोटी अमाउंट में रेडियोएक्टिव फ्लूइड जो होता है उसको इंजेक्ट करते हैं और फिर कैमरा से देखते हैं. उसके बाद आता है रेडियो कार्बन डेटिंग. रेडियो कार्बन डेटिंग इज़ अ मेथड for finding out the age of an historical object containing organic material with the help of the radioactive isotope of the carbon-14. वो कहते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए से हम जो पुरानी चीज़ें हमारी ज़मीन के अंदर दबी हुई हैं या कोई भी बहुत ही पुरानी चीज़, उसकी हम एज फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप कार्बन-14. कार्बन-14 हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. ये हमारे पास एक रेडियोएक्टिव आइसोटोप है, यानी एक अनस्टेबल आइसोटोप है. ठीक है. तो इसकी हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की हम एज को फाइंड कर सकते हैं. द मेथड इन्वॉल्व्स द मेजरिंग the portion of the carbon-14 in a sample from a dead plant or the animal, like a piece of wood or bone, which provides information about that can be used to calculate when an animal or the plant died. वो कहते हैं कि हमने कुछ पोर्शन लिया, थोड़ा सा लिया कार्बन, ये रेडियोएक्टिव कार्बन, थोड़ा हम कार्बन-14 का सैंपल लेते हैं और जिस भी प्लांट एनिमल, किसी भी डेड प्लांट या एनिमल बोन या किसी वुड की हमने एज फाइंड करनी है, तो उसके ज़रिए हम इंफॉर्मेशन उसकी ले सकते हैं कि जिससे हम कैलकुलेट कर सकें उसके बारे में. ठीक है. द ऑर्डर ऑफ द सैंपल इज़ द older the sample is the less carbon is to be detected. वो कहते हैं कि जितना ज़्यादा पुराना वो हमारा सैंपल होगा, कार्बन हमें उतनी ही मतलब उसको थोड़ा मुश्किल होगी ना, ज़ाहिर है वो ज़्यादा पुराना होगा इसलिए उसको ज़्यादा मुश्किल होगी उसको डिटेक्ट करने के लिए. रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड टू टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल एंड द कंक्रीट मिक्सचर. वो कंक्रीट और मेटल की स्ट्रेंथ, यानी मेटल कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर कंक्रीट का मिक्सचर किस तरह का है, इसके लिए भी ये यूज़ होती है. दे आर यूज टू जनरेट चीप न्यूक्लियर पावर एंड फाइंड ऑयल फील्ड्स. न्यूक्लियर पावर, एज पाकिस्तान इज़ अ न्यूक्लियर पावर, राइट है ना. तो ये एक मतलब जो हमारा न्यूक्लियर बॉम्ब है वो तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये जो यहाँ पे बात कर रहे हैं ये थोड़े चीप की कर रहे हैं. In medicine, they are used to diagnose and treat many medical conditions and diseases, including cancer and thyroid disorders. मेडिसिन में ये हमारे ट्रीटमेंट्स में, मेडिकल ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं. जैसे हमें कैंसर
कोई कैंसर पेशेंट है उसके लिए, थायराइड का कोई पेशेंट है उसके लिए ये यूज़ होता है। नेक्स्ट है आयनाइजेशन ऑफ द एटम बाय रेडियो एक्टिव सोर्सेज। Radiations emitted from our radioactive sources causes atom to ionize। हमारी जो रेडिएशन एमिट होती हैं रेडियोएक्टिव में से, उनकी वजह है कि हमारा जो एटम है वो आयोनाइज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, रेडिएशन emitted by the radioactive element radium 226 can remove electron या electrons from the atom। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि रेडिएशन तब निकलती हैं कि जब एटम हमारा अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पे ये एलिमेंट हमारा अनस्टेबल ही है क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं। हाउएवर दिस ionizing radiation should have enough energy to remove the tightly bound electron from the orbit of an atom। ये जो आयनाइजिंग रेडिएशन होती है इनके पास इतनी एनर्जी होती है कि ये बहुत ही टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन को भी अपने ऑर्बिट में से रिमूव कर सकता है। इलेक्ट्रॉन कैन बी लॉस्ट बिकॉज एन आयनाइजिंग रेडिएशन कोलाइड विद द एटम एंड फोर्सेस द इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द एटम। हमारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं क्योंकि हमारे जो आयनाइजिंग रेडिएशंस है वो एटम के साथ कोलाइड करते हैं और इलेक्ट्रॉन को फोर्स करती हैं कि वो एटम से दूर चला जाए। It an atom of the sodium is hit by an ionizing radiation, it may lose electron। सोडियम जो एटम है एलिमेंट है हमारा, उसके साथ आयनाइजिंग रेडिएशंस कोलाइड करती हैं और उसके इलेक्ट्रॉन को लूज करती है। दिस प्रोसेस कन्वर्ट्स द एटम इनटू अ पॉजिटिवली चार्ज कैटायन। जब हमारा इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब देखें ये सोडियम इसमें से एनर्जी निकली और सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया जो होता है कैटायन, और ये इलेक्ट्रॉन हमारा रिमूव हो गया था। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास। बहुत पहले ही हमारा जो एटम है उसकी एग्जिस्टेंस हमें पता लग गई थी। केमिस्ट ने ट्राई किया कि इनके एक मेथड ढूंढने की कोशिश की कि उनके मैसेज, एक एटम के मैस को दूसरे एटम के मैस से कैसे कंपेयर कर सकते हैं हम। ये इसलिए ज़रूरी था कि हम एटम के रिलेटिव एटॉमिक मास अगर हमें वो पता ना हो तो हम ये नहीं बता सकते कि एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट कितना होगा, उसकी रेशियो कितनी होगी। 1961 में केमिस्ट ने एक स्केल फाइंड किया जो था रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एटम्स। स्केल का यूनिट था द यूनिट मास, इसका मास था 1/12 ऑफ द मास ऑफ लाइटर आइसोटोप ऑफ कार्बन टेकन एज 12। इसके ज़रिए से हम एक एटम के रिलेटिव एटॉमिक मास को फाइंड कर सकते थे। द मास ऑफ एन एटम ऑफ द कार्बन ऑन दिस स्केल इज एक्जैक्टली 12 एंड द मास ऑफ अदर एटम्स आर मेजर्ड रिलेटिव टू दिस यूनिट। देखिए कार्बन का जो रिलेटिव वो था मास था वो था 12 था एग्जैक्टली, और जो हम दूसरे एटम्स का अगर हमें फाइंड करना था तो इसके ज़रिए हम फाइंड कर सकते थे। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज थस डिफाइंड एज the mass of an atom of that element is related to the mass of light isotope of the carbon taken as 12। एक एलिमेंट के एटम का मास एक कार्बन के एक आइसोटोप से रिलेट था जो था 12। The relative atomic mass of an element are expressed in atomic mass unit। इसका यूनिट था इसको एक्सप्रेस करते थे एटॉमिक मास यूनिट थे AMU। AMU था मतलब वो 1/12 था जो कि कार्बन ही था।1 AMU इज इक्वल टू 1.67377 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इस वैल्यू को याद रखना, ये MCQs भी आ सकती है। एग्जाम्पल्स में उन्होंने बताया था मास ऑफ एन एटम ऑफ द हाइड्रोजन 1 ऑन एटॉमिक स्केल इज़ 1.007 AMU। एक हाइड्रोजन का AMU इतना था और एक सोडियम एक सल्फ़र का था 31.972 AMU। ये कैसे फाइंड किया है ये हम ये नहीं आगे उसका जो अबंडेंस है वो फाइंड कर लेंगे एक्सरसाइज में। नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ द रिलेटिव एटॉमिक mass from the isotopic abundance।
An element usually consists of few different isotopes with different mass number. ये बात हमने बहुत पहले भी पढ़ी थी कि एक जो एलिमेंट है उसके डिफरेंट आइसोटोप होते हैं डिफरेंट मैसेज के साथ. द मैस नंबर इज कॉल्ड relative isotopic masses. क्योंकि वो आइसोटोप थे इसलिए उसको आइसोटोपिक मैसेज कहा गया. Each isotope will also have its own naturally occurring abundance, which is called isotopic abundance. हर एक आइसोटोप की अपनी एक abundance थी जिसको isotopic abundance कहा गया था. Relative atomic mass of an element can be calculated from the relative isotopic mass m and isotopic abundance p by the following formula. अगर हमें किसी भी एलिमेंट का आइसोटॉपिक मास कैलकुलेट करना है तो हमें उसके लिए पता होना चाहिए रिलेटिव एटॉमिक मास और आइसोटॉपिक अबंडेंस. ये दोनों चीज़ें हमें पता होंगी तो हम किसी भी उसका एलिमेंट का AMU फाइंड कर सकते हैं. और सॉरी रिलेटिव एटॉमिक मास, तो ये इसका फॉर्मूला है. रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू m1p1 प्लस m2p2 प्लस m3p3 और इसी तरह ये आगे जाता रहेगा और डिवाइड करना है 100 से. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो इस फार्मूला से रिलेटिव क्वेश्चंस है वो कर लेंगे और बाकी MCQs वगैरह फिर हम एक्सरसाइज की तरफ आएंगे. तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.